वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। पुष्पांजलि, प्रजापति, राहुल, सूरज, नीतू, कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आई होप कि क्लास आपकी बहुत बढ़िया से स्टार्ट हो गई। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। एक बढ़िया से कमेंट के साथ बता देंगे, फिर हम आज का रंगारंग कार्यक्रम करेंगे शुरू। हम्म, शुरू करें। रामपाल भी आ गया भाई क्लास में, अब तो शुरू करनी पड़ेगी। प्रिंस, शुभम, नितेश, हम्म, जया, रवि, विजय, वेरी गुड मॉर्निंग। दोनों प्रिंस का साथ साथ मैसेज आ रहा है भाई, है ना। चलो, अच्छा, हम क्लास में बैकलॉग क्लियर हो गया, अक्षय जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अच्छा, हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की थी हमने कल क्लास में, और जहां तक मुझे याद आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी के हमने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था हाफ एम वी स्क्वायर, और एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था हमने आपको पी स्क्वायर अपॉन 2m, है ना। ये दो बातें बताई थी। फिर आपसे कहा था कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर स्पीड का जिक्र करे तो काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और मोमेंटम संवेग का यूज करेगा क्वेश्चन में तो इस वाले फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे। इनसे जुड़े हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे ना। मुन्ना, राजीव, पुष्पांजलि, गजाला, सबको नमस्कार। चलो यहाँ देखते रहो। अब इसमें एक मेरा क्वेश्चन आप सभी से, ये थोड़ा सा करेंगे। हम्म, करो। क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे और फिर उसका आंसर देंगे। हम्म, क्या हुआ भाई, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? इसमें ऐसा क्या था जो इतना टाइम लग गया आपको? शुभम का आया, चलो थोड़ा लेट है कमेंट है। इसने कहा कि व्हेन ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए रूफ टूवर्ड्स द ग्राउंड, व्हेन विल इट हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बेटा देखो, आप एक पत्थर को ऐसे आपने पकड़ा और ड्रॉप कर दिया, तो कोई पत्थर नीचे की तरफ को आएगा, लगातार उसकी स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी कब होगी? तो बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर हम स्पीड की बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। तो मुझे एक चीज बताओ, जब आप किसी पत्थर को छोड़ेंगे तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तभी तो होगी जब उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। तो जो बच्चा ए कह रहा था, कितना देखो बेकार आंसर दिया उसने। उसने लिखा कि इमिडिएटली आफ्टर द ड्रॉपिंग। भाई आप एक पत्थर को जस्ट छोड़ोगे तो उसकी स्पीड अभी जस्ट बढ़ना शुरू ही हुई है। उसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, जस्ट जैसे वो जमीन को टच करने वाला होगा, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड उसकी स्पीड होगी सबसे ज्यादा। तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो जब वो बेटा जमीन पर टकराई जाएगा तो टकराती अपनी स्पीड को लॉस कर देगा, तो सबसे ज्यादा उसकी पता कब होगी? जैसे यहाँ पे आपने एक पत्थर को ड्रॉप किया, ये पत्थर नीचे आ रहा है आ रहा है, बस जस्ट जैसे वो टच करने ही वाला है, छूने ही वाला है ये, तो उस समय इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि उस समय इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं, फिर बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है कि आप ऐसा पेपर जिसमें साइंस की वेटेज है और उसमें आप कुछ बढ़िया कर लो। ये तो बिल्कुल इससे थका हुआ क्वेश्चन हो नहीं सकता गतिज ऊर्जा के बारे में। यार आप इतना खुद दिमाग लगाओ। आप किसी पत्थर को जस्ट ड्रॉप करोगे, अभी उसकी स्पीड जीरो है। आप लोग पता है करते हो, क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन देखते हो, जिस ऑप्शन में आपको फील सा आता है, बढ़िया सा लगता है, डिफरेंट सा, आप उस पर टिक लगा देते हो। आप ये देखते नहीं हो कि जो आपका आंसर आया वो आपने किस आधार पे दिया, वो किस लॉजिक के आधार पे आपने दिया, वो आप चेक ही नहीं करते हो। जब भी आप कभी ABCD बताओ तो अपने आप से पूछा करो कि मैंने कहां से निकाला ये आंसर। एक पत्थर को जस्ट ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप करते ही तो आपको पहले पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। जैसे पत्थर नीचे की तरफ आएगा तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ेगी। हमने आपको बता रखा है, जब कोई पत्थर धरती पे छोड़ते हैं तो हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 बढ़ती है। तो जब छोड़ते हैं उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ी, फिर नीचे जा रहा है, लगातार बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, जहां पर स्पीड मैक्सिमम होगी वहां काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। अब भाई क्या बोले, अभी गलत कर रहे हो आप इस क्वेश्चन को। क्या करना? क्वेश्चन नंबर 5 करो।
हम्म इसने लिखा है द वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स कंट्रीब्यूट्स टू ए चेंज इन इट्स, किसी पिंड पर भारी बल द्वारा क्या कार्य उसमें परिवर्तन लाने में योगदान देता है। तो बेटा आपको मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम से बताया था कि किसी वस्तु पर जो फोर्स के द्वारा कार्य किया जाएगा वो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में चेंज के बराबर होगा, है ना। यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आया भी था, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि किसी वस्तु पर जो कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है तो वो क्या करता है, उसकी गतिज ऊर्जा में चेंज कर देता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है हमारी। ठीक है क्या बताना, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में दो स्केलर क्वांटिटी हैं, ये हम क्लास में कई बार यूज कर चुके हैं कि अगर दो अदिश राशियां हों तो दो अदिश राशि दो स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा राज, एक तो एक ही बार ऑप्शन लिखो और क्वेश्चन का नंबर भी लिखो साथ में, ना कमेंट एक बार ही करो, कमेंट बॉक्स मत भरो। तो क्वेश्चन को पहले आंसर देने का तरीका सीखो, पहले आप लिखो 13, फिर उसके आगे लिखो ABCD जो भी लिखना है। तो स्केलर की स्केलर मल्टीप्लाई होगी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फॉर्मूले में दो स्केलर क्वांटिटी हो तो उनकी मल्टीप्लाई से स्केलर ही बनेगा, है ना, स्केलर आएगा। अच्छा, अगर दो में से एक स्केलर हो एक वेक्टर हो तो जिसका फॉर्मूला बनता है वो वेक्टर क्वांटिटी आता है ना। तो दो में से एक स्केलर एक वेक्टर, तो जिसका फॉर्मूला वो वेक्टर, दोनों की दोनों स्केलर तो बताया था जिसका फॉर्मूला वो स्केलर ही बनेगा, है ना। इसके अलावा आपको मैंने बताया था अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी हो फिर आपको देखना पड़ेगा उनके बीच में क्या है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट है तो स्केलर आएगा, और दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्रॉस है तो वेक्टर आएगा। तो वहां पे आपको देखना पड़ता है, वरना दो में से अगर एक वेक्टर है तो जिसका फॉर्मूला बनता है वो वेक्टर क्वांटिटी बनता है, ये हमें पता है। कल इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, तो उसका आंसर एक्चुअल में नन ऑफ दीज था, तो इसलिए मैंने इसको दूसरा क्वेश्चन उठा लिया। ये करो। क्वेश्चन का नंबर भी लिखना, क्वेश्चन नंबर 4। हम्म इसने कहा था पावर ऑफ ए क्रेन, एक क्रेन की पावर बतानी है, विच लिफ्ट ए मास ऑफ 50 kg टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर इन 20 सेकेंड विल बी। तो देखो आपको बेटा क्या बताना है, पावर। तो पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। अब ये क्रेन जो है ये 50 किलोग्राम का एक मास को 20 मीटर ऊपर उठा देती है, तो किसी चीज को ऊपर उठाने में कितना वर्क किया जाता है, mgh के बराबर। तो पावर हो जाएगी mgh/t। तो कितना किलोग्राम उठा रही है, 50 किलोग्राम। जी के लिए 9.8 दे रखी है तो फिर 9.8 ही यूज करनी पड़ेगी। हाइट कितनी दे रखी है, 20 मीटर की, और कह रहा है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो 20 से 20 तो कट गया, पॉइंट से गया 0, तो सोल्व करेंगे तो 490 आ जाएगा। तो पावर आ जाएगी 490 वाट, क्योंकि पावर की यूनिट होती है वाट। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास ए ऑप्शन, ए इज करेक्ट आंसर। तो इसका कुछ सही आंसर है ए। विजय, सूरज, बीबी नायडू, रवि, मणिभूषण, प्रिंस, सबका एकदम बिल्कुल बढ़िया आंसर है, अरविंद वगैरह का। तो जब भी कोई वस्तु, कोई भी मशीन, कोई भी क्रेन किसी सामान को ऊपर उठाए तो ऊपर उठाने में क्या क्या कार्य mgh के बराबर होता है, इसे ध्यान रखेंगे।
ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज उसमें चेंज है। ये करो, ये करना। रामानंद, रंजन, अरविंद, मणिभूषण, पुष्पांजलि, सब करो ट्राई। ईच लिखा है, ईच। इसने कहा है बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 50 step in 10 सेकंड, if height of each step is 50 सेंटीमीटर, what will be the power of boy? बेटा देखो, इस बार आपको बच्चे की पावर बतानी है। तो ये लड़का क्या कर रहा है, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। तो बेटा जब बच्चा सीढ़ियों पे चढ़ेगा तो क्या करेगा, वो अपने शरीर को ऊपर लेकर जाएगा ना। तो जब आपको पावर बतानी है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। इस बार जो बच्चा है वो जब ऊपर जाएगा तो अपना शरीर लेकर ऊपर जाएगा, और किसी वस्तु को ऊपर उठाने में क्या कार्य होता है, mgh। यानी यहाँ पे जो m की वैल्यू है ना, वो बच्चे का मास रखना है आपको। अगर मैं कोई मशीन किसी सामान को ऊपर उठा के रख रही है तो कितना कार्य कर रही है, mgh। और जब खुद ही जा रहे हो सीढ़ियों पे तो अपने शरीर को ऊपर लेके जा रहे हो, है ना। तो कार्य कितना, mgh। सर रिकॉर्डेड क्लास करते हैं, हमारी साइड ऐसा फिजिक्स कोई नहीं पढ़ाता, मुकेश कह रहे हैं। चलो भाई मुकेश यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो बच्चा है कितने किलो का है, 50 किलोग्राम का। जी की वैल्यू हम 9.8 लें कि 10 लें, सारे ऑप्शन देखो दूर दूर हैं, 250, 300, 375, 3750, 3750, 9.8 ले रखा हुआ शायद इसने। वैसे तो दूर दूर है, आप 10 भी ले सकते हो, जो नजदीक आंसर आएगा उस पर टिक लगा देंगे हम, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। एच कितना है, टोटल बेटा स्टेप है 50, और एक स्टेप कितने सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और नीचे टाइम कितना है, 10 सेकंड, है ना। तो हो गया 50 दूनी 100, ये पॉइंट से आ गया 0, 5 दूनी 10, 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, ये 49। तो 49 गुणा 15/2। अगर मैं इसे 50 मान लूं तो 15 पंजे 7500, 7500 का आधा 3700, यानी कि उसने एक्चुअल में जी की जो वैल्यू है वो 10 ही मान रखी है। तो सोल्व करेंगे तो 3750 वाट के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। तो डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये बी किसका आ रहा है, अरे 3750 आएगा। तो अगर आप चाहो तो इसे एक बार जी की वैल्यू 10 लेके ही कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन भी आसान रहेगी, सारे ऑप्शन दूर दूर भी हैं। अगर जी की वैल्यू 9.8 भी मान रखी होगी तो जो नजदीक से का होगा उससे कर लोगे आप। तो एम की वैल्यू है 50, जी की वैल्यू आप 10 ले लो, हाइट 50 स्टेप है, एक स्टेप है 15 सेंटीमीटर का। मीटर में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे, 100 से। नीचे टाइम कितना है, 10 सेकंड, 10 से 10 गया, 50 दूनी 100, 2 से कट करेंगे 25, 25 की 15 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की 10, 250। अच्छा शायद हाँ 375 ही आ रहा है ना, 375 आ रहा है। मैंने पिछली बार कहाँ गलती कर दी, 50 दूनी 100, पिछली बार हमने गलती कर दी फिर कहीं है। 25 और 15 की मल्टीप्लाई करके तो 375 ही बनेगा। 5 बजे 25, हासिल को 2, 5 में 10, 15, 17, 2, 3, 375 आया। 50 किलोग्राम का है, जी की वैल्यू 10 ली है, टोटल स्टेप 50 है, एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग किया, और नीचे टाइम भी 10 सेकंड, 10 से 10 कट गया, 50 दूनी 100, 2 से कट करेंगे 25, 25 15, 375 ही आएगा भाई। सॉरी मैंने शायद पिछली बार कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, बी करेक्ट आंसर है इसका, है ना। जो बच्चे बी पर रुके हुए थे, टिके हुए थे, उनका एकदम सही है। जो थोड़ा सा मेरे, अच्छा जी दे भी रखा उसने, सॉरी जी 10 दे रखा है, और मैं इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ रहा था, ये गिवन लिखा है उसने, तो उसने शायद जिसने क्वेश्चन टाइप किया ना उसने हिंदी इंग्लिश से इकट्ठा ही जी लिख दिया, तो जी लिख रखा है 10, तो जी साफ साफ दे रखा है। तो अगर उसने जी 10 दे रखा तो 10 ही यूज करेंगे फिर। अगर जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 या 10 जो भी दे रखी है, फिर तो 100% आपको वही यूज करनी है ना। नहीं तो अगर ना दे रखी हो तो पहले हम 9.8 से और 10 दोनों से अगर आंसर आ रहा हो तो 9.8 वाले को ज्यादा अच्छा आंसर मानते हैं हम। तो अगर जी दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो 9.8 लेना होता है। लेकिन हम कई बार करते हैं क्या, न्यूमेरिकल में हम ऑप्शन देखते हैं, अगर ऑप्शन दूर दूर से के हैं तो जी की वैल्यू 10 लेके सोल्व कर लेते हैं। अगर जो हमारा सोल्व करके आया अगर वो एग्जैक्ट नहीं आया, यानी कि उसने 9.8 मान रखा होगा, जो भी नजदीक का ऑप्शन होगा उस पर टिक लगा देंगे।
तो अगर ऑप्शन बहुत ही नजदीक नजदीक के हों तो फिर हमें पता नहीं चलेगा, कि फिर दिक्कत हो सकती है, तो फिर आपको 9.8 लेके ही करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें दे रखा था 10, तो हमने गलती कर दी कि हमने देखा नहीं ध्यान से इसे। तो मैं इंग्लिश वाला पार्ट ही पढ़ रहा था, वो हिंदी के नीचे लिखा हुआ है। चलो एक ये करना। सबका बी आया ना भाई, पिछले क्वेश्चन का आंसर बी है उसका, है ना। 2-3 बार मैंने कर लिया क्रॉस चेक, बी ही आ रहा है। ये मैं सबका आंसर चेक करूंगा, क्वेश्चन नंबर 12 वाला। सब करो ये देखते हैं किसका ठीक आएगा। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। रवि का ठीक है, शुभम का गलत है, रामानंद का गलत है, प्रजापति का गलत है, अरविंद, मंजू मंजू बहुत सारे का आंसर आ रहा है। बेटा देखो इसने क्या लिखा है। द मास ऑफ ए बॉडी मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस इन ए लिफ्ट इज एट रेस्ट इज फाउंड टू बी एम। जब लिफ्ट रेस्ट पर थी तो मास एम है। कह रहा है कि द लिफ्ट इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन, अगर लिफ्ट एक एक्सेलरेशन से ऊपर जाए तो मास क्या होगा। बेटा मास आपको बताया था मैंने कि मास जो है वो नहीं बदलता। मास ऐसे लिफ्ट के ऊपर नीचे जाने से, वस्तु को धरती से चांद पर ले जाने पर मास थोड़े ना बदलता है। अगर वो कहता है कि आप एक लिफ्ट में हैं तो और आपका मास एम है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी ए एक्सेलरेशन से तो वेट कितना होगा, भार। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है ना तो आपका वेट चेंज हो जाता है, तो आपको अपना वेट महसूस होता है एम जी प्लस एम में। तो आपका वेट होता है एम जी प्लस एम में, है ना। तो अगर आप यहां पर एम मैंने कॉमन ले लिया तो हो गया जी प्लस ए, है ना। अगर मैं यहां से जी भी कॉमन ले लूं तो ये बन जाता 1 + a/g। तो फिर ये कुछ आ जाता। तो लेकिन भाई उसने पेपर में हमारे से वेट नहीं पूछा, उसने हमारे से पूछा मास। तो वो मास पूछ रहा है तो मास तो वेरी करता ही नहीं है। मास तो तभी वेरी कर सकता है अगर एक वस्तु के मास में से कुछ निकाल के आप साइड में फेंक दो। किसी वस्तु को एक से दूसरी जगह लेके जाने पर मास द्रव्यमान पे फर्क नहीं पड़ता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमने पढ़ा था कि 10 किलोग्राम की वस्तु को चांद पे लेके गए, मास वही का वही रहेगा। हाँ, उसका जो वेट है चांद पर, जी की वैल्यू धरती की अपेक्षा 1/6 है, तो हमने आपको पढ़ाया था कि वहां पर उसका वेट 1/6 हो जाएगा। तो वेट में फर्क पड़ता है, तो इसलिए मैंने बीच में क्वेश्चन डाल दिया ये कि जब हम एक ही चीज पढ़ रहे होते हैं ना तो तब तो हमारा दिमाग उससे फोकस हो जाता है, थोड़ा सा चेंज होते ही फिर हो जाती है दिक्कत। एक क्वेश्चन है हमारे सामने ये, इसने कहा है टू मासेज 5 kg एंड 10 kg आर कनेक्टेड टू ए पुली एज शोन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो बेटा देखो एक पुली है, जैसे होता है ना वो कुएं से पानी निकालने के लिए, यहाँ पे आपने बाल्टी भर रखी है और यहाँ से आप खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक पुली है, उससे 2 वजन लटके हुए हैं, 2 वजन। इससे बेटा 2 वजन लटके हुए हैं, एक 5 kg का है, एक 10 kg का है। ये 5 kg, ये 10 kg, ठीक। तो हमारे से कह रहा है ये कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के दो द्रव्यमान एक चरखी से जुड़े हुए हैं, जैसा कि दिखाया गया सिस्टम का त्वरण। आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना क्या होगा। तो जब कभी भी पेपर में आपसे ऐसा पुली वाला केस आ जाए तो उससे बड़ा ध्यान समझना। भाई इधर 5 किलोग्राम है, इधर 10 किलोग्राम है, तो आपको पता है कि भाई भारी है तो नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो कोई भी वस्तु जो होती है हमेशा उसका जो वेट है, भार जो है वो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। तो इसका वेट क्या होगा बेटा, एम जी, वो नीचे की तरफ काम करेगा।
अच्छा बेटा, ये जो इसके अंदर वजन लटका हुआ है, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इस जो ये रस्सी है, जो डोरी है, इसके अंदर एक खिंचाव तनाव पैदा होगा। तो टेंशन की डायरेक्शन याद रखना कि टेंशन हमेशा लगती है अवे फ्रॉम बॉडी। तो जो बॉडी से धागा बंधा हुआ है, तो अवे फ्रॉम बॉडी, रस्सी वस्तु से दूर की ओर। तो वस्तु का वेट नीचे काम करता है और टेंशन होती है हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी, तो टेंशन होगी टी। ऐसे यहाँ पे 5 kg का वेट नीचे की तरफ काम करेगा और टेंशन होगी अवे फ्रॉम बॉडी, क्योंकि एक ही रस्सी है, तो जो टेंशन इधर लेंगे हम वही टेंशन इधर भी लेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझना कि सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना लेंगे। इसे हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो रस्सी है, ये जो वजन है, इसका वेट नीचे काम कर रहा है, टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी से दूर की ओर, mg नीचे और टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी। अब आप एक बात समझना कि बेटा इधर 10 किलो है, इधर 5, यानी कि ये वाला हिस्सा तो नीचे की तरफ आ रहा होगा, 10 किलोग्राम वाली चीज तो नीचे आ रही होगी और 5 किलोग्राम वाली ऊपर जा रही होगी, ऐसा कुछ माहौल बन रहा होगा। ठीक। अच्छा, अब मान लो कि ये जो है हमारा जो है ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, ये है ना। तो जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा उतने ही त्वरण एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा, ये क्योंकि कनेक्टेड है ना। तो अगर ये जितना एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा ये। अब यहाँ पे आप चीज देखो, हमने एक बात पढ़ी थी कि जो किसी वस्तु पर जो नेट फोर्स काम करता है वो होता है F=ma। अगर मैं इस वाले केस की बात करूं, ये 10 किलोग्राम का वस्तु नीचे आ रही है और ये 5 वाली जा रही है ऊपर, तो इस 10 किलोग्राम पे टोटल कितने फोर्स काम कर रहे हैं? एक तो इसका वेट mg नीचे काम कर रहा है, टी काम कर रहा है ऊपर। तो नेट फोर्स कैसे आएगा भाई? अगर ये वस्तु नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा मान लो, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? mg माइनस टी के बराबर। तो नेट फोर्स है mg माइनस टी, ये किसके बराबर है? ma के। और m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10, तो 10g माइनस टी बराबर होगा 10a के बराबर। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ये बेटा 5 किलो वाला ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा मान लो, तो यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम में। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये हो गया। अब हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ दूं, तो t प्लस का है, t माइनस का है, तो आपस में कट ही जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो 10g प्लस का, 5g माइनस का, तो कितना बचेगा? ये 5g, और 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15a। तो 5 तिया 15, तो a की वैल्यू आ जाएगी g/3। तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आएगा वो g/3 के बराबर आएगा, यानी कि सी करेक्ट आंसर आएगा। बात समझ गए? तो जब कभी भी पेपर में आपसे वो किसी पुली पर 2 वेट लटका दे, तो आप समझ जाना कि भारी वाला आएगा नीचे की तरफ, तो वेट उसका नीचे काम करेगा और टेंशन होगी अवे फ्रॉम बॉडी। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? नीचे वाला फोर्स बड़ा मानेंगे, mg माइनस टी इजगल टू हो गया m में। तो m की वैल्यू यहाँ पे मैंने 10 रख दी, यहाँ पे 10 रख दी क्योंकि 10 किलोग्राम का है। अब ये नीचे जा रहा है तो ये वाला ऊपर जाएगा, तो इसमें ऊपर वाला फोर्स बड़ा मानेंगे, तो 5t माइनस 5g। तो नेट फोर्स कितना? t माइनस 5g किसके हो गया? ma के बराबर। तो यहाँ पे m की वैल्यू 5 है, तो 5 पुट कर दी। तो ये माइनस का प्लस का दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 10g में से 5g गए तो 5g बचेगा, और 10 और 5 15a आएगा। सोल्व करके a की वैल्यू आ जाएगी g/3। बात समझ में आ गई? तो बीच में ये पुली वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा रह गया था, तो मैं अभी क्वेश्चन देख रहा था, मैंने कहा कि पुली वाला भी ऐड कराते हैं। एक ये वाला करो, एक 6 किलोग्राम है, इसमें एक 10 किलोग्राम है, इसे आप इजिली कर सकते हैं। करो। ये लोगों के नीचे केवल ऑफ लिखा हुआ है, तो उसके टेंशन मत लेना।
हम्म आया भाई किसी का आंसर कुछ? इसने लिखा है ए लाइट स्ट्रिंग passes over a frictionless pulley to one of its and a mass of 6 kg attached to its other and a mass of 10 kg attached. The tension in the thread will be, देखो ये बड़े ध्यान समझो। ये बेटा 10 किलोग्राम का जो है इसका वेट नीचे काम करेगा mg, तो m कितना है 10, तो यानी कि 10g नीचे काम कर रहा है, टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी ऊपर। ये 6g इसका वेट नीचे काम करेगा, वेट होता है mg, m है 6 तो 6g नीचे और t क्या है ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे। हमें पता है कि नेट फोर्स क्या होता है, एफ इजगल टू एम में। तो इसके लिए ये भारी है तो नीचे आएगा ये, तो 10g माइनस टी इजगल टू एम में। एम कितना है यहाँ पे 10a, ये पहले वाली इक्वेशन हो गई। ये ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा होगा, टी माइनस 6g इजगल टू एम में यानी 6a। सबसे पहले क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़कर a निकाल लो। तो माइनस से गया तो 10 में से 6 गया तो 4g किसके बराबर आ गया 16, ए के बराबर, 4 चौक 16, तो ए की वैल्यू आ जाएगी g/4। तो ए की वैल्यू g/4 आ गई, हमें निकालनी है टेंशन। तो किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, तो इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लेते हैं टेंशन फ्रॉम इक्वेशन 2। तो एक्सेलरेशन सिस्टम का आ चुका है, तो सेकंड इक्वेशन है टी माइनस 6g इजकल टू 6a। ए की वैल्यू कितनी आई है g/4, 2 दूनी 4, 2 4 2 3 6, तो 3/2g आ गया, तो टी कितना आ जाएगा 6g इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये कितना है 3/2 यानी कि 1.5g, तो हो गया 7.5g। तो 7.5g की आ गई इसकी वैल्यू। यानी अगर मैं यहाँ पे g की वैल्यू 10 रखूंगा तो 75 आएगा, और 9.8 रखूंगा तो 75 से थोड़ा सा कम वैल्यू आएगी, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा, है ना। तो डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर आप g की वैल्यू 9.8 रख देंगे, है ना, तो ये आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 73.5 न्यूटन के आसपास की आ जाएगी। ठीक, तो जिन बच्चों का ये आया उनका बिल्कुल ठीक है। और इतनी देर में मेरे बताने के बाद एक बच्चे का आंसर आया है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। तो भाई अभी आपको बताया, दिक्कत है कि आपके हाथ में पेन नहीं है, किसी के भी ना रफ कॉपी रख रखी है आपने। आपको ये तो बताया भाई, एक पुली में 2 वेट लटके हुए हैं, तो इसका वेट नीचे काम करेगा, तो mg होता है वेट, मास 10 किलोग्राम का, तो m कितना हो गया 10g हो गया, और टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी। इसका वेट m कितना है 6, तो 6g नीचे, t ऊपर, तो नीचे जा रहा है, तो 10g माइनस टी कितना हो गया ma के बराबर, m कितना है यहाँ पे 10, ये पहले वाली क्वेश्चन बन गई। इसमें ऊपर जा रहा तो 6 माइनस जी इजगल टू m में m कितना है 6 के बराबर। सोल्व करके पहले हमने a निकाल लिया, फिर किसी क्वेश्चन में a की वैल्यू रख के हमने टेंशन निकाल ली। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में केवल सिस्टम का उसने एक्सिलरेशन पूछा था, यहाँ पे जो डोरी के अंदर तनाव है, टेंशन है, वो पूछ लिया। इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही आप लोगों से, इससे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी पे आऊं, एक क्वेश्चन ये भी करेंगे आप। ये करो, ये बीच में मैं थोड़ा सा जो इससे पहले आपको पढ़ा दिया ना, वो चेक करने के लिए भी कि आपको कितना ध्यान है, जरूरी है बीच बीच में क्वेश्चन। हम्म
विजय, रामानंद, विकास, रोहित, प्रिंस, कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। देखो इसने क्या कहा हमारे से, ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h मीटर, इट टेक्स t सेकंड टू रीच द ग्राउंड। तो इसे t सेकंड लगते हैं ग्राउंड तक पहुंचने में। कह रहा है कि वेयर वाज द बॉडी एट टाइम t/2 सेकंड, तो आधे सेकंड के बाद बॉडी कहां पर होगी, है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि h/2 मीटर होगी ग्राउंड से। एक कह रहा है सारी हाइट जो है ग्राउंड से पूछ रहा है, h/4 होगी ग्राउंड से, 3h/4 होगी, डिपेंड अपॉन मास एंड वॉल्यूम। तो बिल्कुल गलत है ही। आपको पता है फिजिक्स में एयर रेजिस्टेंस, हवा का प्रभाव नेगलेक्ट मान के चलते हैं, और जब हवा का प्रभाव नेगलेक्ट मान के चलते हैं, चाहे वस्तु हल्की हो चाहे भारी हो, हमने बताया था आपको कि सबका एक्सेलरेशन g के बराबर होता है, चाहे वस्तु हल्की चाहे भारी है। हर एक वस्तु हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ती है उसकी जब वो नीचे आती है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो इसलिए हमने पढ़ा था कि अगर हम वैक्यूम में, निर्वात में एक हल्की वस्तु ले चाहे एक भारी ले, दोनों बिल्कुल एक साथ नीचे गिरेंगी। चाहे कागज का पन्ना लें, चिड़े का पंख लें, पत्थर ले, एक साथ गिरेंगे। तो ये तो फर्जी ऑप्शन है डी वाला। तो अच्छा, बहुत सारे धुरंधर क्या सोच रहे होंगे कि साहब कि टी सेकंड लगे h हाइट गिरने में, तो आधे समय में आधी हाइट गिरेगा। तो वो ए बता रहे होंगे, उनका बिल्कुल ही गलत है ए वालों का। तो भाई ऐसा काम तब होता है जब कोई वस्तु एक ही स्पीड से चल रही हो। जब कोई पत्थर आप गिराओगे, क्या वो लगातार एक ही स्पीड से जा रहा है क्या? भाई जब कोई पत्थर आप छोड़ते हो, उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ रही है, वो एक्सिलरेट करते हुए जा रहा है। तो जब कोई वस्तु एक्सिलरेट करती है तो फिर ऐसा नहीं होगा कि शुरू के 10 सेकंड में जितना चलेगा तो अगले 10 सेकंड में भी उतना ही चलेगा। मान लो कि मेरा एक्सेलरेशन है 2, मेरी स्पीड हर सेकंड 2 बढ़ रही है। मैंने 0 से भागना शुरू किया तो शुरू के 5 सेकंड मेरी स्पीड क्या होगी? 0 से 2, 4, 6, 8, 10, मैं इतनी स्पीड से भाग रहा हूं। लेकिन अगले 5 सेकंड मेरी स्पीड क्या होगी? 12, 14, 16, 18, 20। तो यानी कि बाद में मैं ज्यादा चलूंगा, मैं शुरू में उतना नहीं चलूंगा, शुरू में मैं कम चलूंगा। यानी कि जब आप किसी वस्तु को आप गिरा रहे हैं, यहां से यहां गिरा रहे हैं, यहां से आपको वस्तु गिरी, तो बेटा शुरू के आधे समय में t/2 सेकंड में वो कम दूरी तय करेगी और अगले में ज्यादा दूरी तय करेगी वो। तो यानी कि अगर आप उसे यहाँ पे गिराएंगे h हाइट ऊपर से, तो आधे सेकंड में जो उसने t/2 सेकंड के बाद वो यहाँ पे होगी, तो ये दूरी कम होगी। हमें निकालना है ग्राउंड से, तो ग्राउंड से उसकी जो दूरी बनेगी वो ज्यादा बनेगी, यानी कि h/2 से ज्यादा दूरी होगी ग्राउंड से उसकी। तो हमारा आंसर बनेगा इसका सी ऑप्शन। लेकिन अब इस क्वेश्चन को भी हम प्रूफ कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको लॉजिक से बता दिया। अगर आप लॉजिक भी लगाना चाहो तो आप कैसे ऑप्शन को बाहर निकाल सकते हैं। भाई आपको पता होना चाहिए कि जब किसी वस्तु को आप छोड़ोगे, जब कोई वस्तु नीचे की तरफ आती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है g के बराबर। यानी जब कोई वस्तु हम छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ती है। अब मेरे हाथ से कोई पत्थर छूटा, उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी। जब कोई वस्तु एक्सेलरेट करती है ना, तो शुरू के 10 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी उससे ज्यादा दूरी अगले 10 सेकंड में तय करेगी। तो शुरू के t/2 सेकंड में वो कम दूरी तय करेगी और अगले t/2 सेकंड में ज्यादा दूरी तय करेगी। तो ग्राउंड से अगर हम दूरी देखेंगे तो ग्राउंड से दूरी बेटा उसकी ज्यादा आएगी, क्योंकि वो शुरू के t/2 सेकंड में होती कम दूरी तय कर रही है, तो ग्राउंड ज्यादा बचेगी। फिर अब इसे एक चीज को हम प्रूफ कर लेते हैं। देखो ये h हाइट ऊपर से आपने से रिलीज किया, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0। जब कोई वस्तु नीचे आती है उसका एक्सेलरेशन होता है g के बराबर, और उसने t सेकंड में, टाइम कितना है कैपिटल T, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका h डिस्टेंस चली, तो हमें पता है कि s=2 होता है ut प्लस हाफ at²। तो ये t सेकंड में कितना नीचे आया? h नीचे आया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नीचे कोई वस्तु आएगी तो एक्सेलरेशन होगा g, तो h की वैल्यू होगी हाफ gt², ऑप्शन नंबर 1। फिर ये कह रहा है कि t/2 सेकंड में बेटा कितनी दूरी चल लेगा? तो मान लो कि t/2 सेकंड में उसने दूरी चली यहां तक की, इसे मैं मान रहा हूं h', तो s=ut प्लस हाफ at² लगा दो, तो डिस्टेंस कितनी चली उसने? h'। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g है, टाइम कितना है? t/2, यानी कि t²/4। ठीक, अब यहां देखना, ये हाफ gt² जो है, हाफ gt², इसकी वैल्यू कितनी है? h। तो हाफ gt² की वैल्यू h है, तो h' हो गया h/4। लेकिन ये h/4 क्या है? यहां से यहां तक की दूरी है, तो मुझे ग्राउंड तक की दूरी निकालनी है। तो टोटल दूरी है h, और यहां से यहां तक t/2 सेकंड में वो कितना गिरा? h', यानी कि h/4 के बराबर। तो जमीन से उसकी हाइट कितनी बचेगी? 3h/4 बचेगी। टोटल h में से अगर आप h/4 घटाओगे तो ग्राउंड से दूरी उसकी 3h/4 आएगी। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाया करो भाई। अगर कोई वस्तु लगातार एक ही स्पीड से भाग रही हो, मैं लगातार भाग रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, मेरी स्पीड कांस्टेंट है, मैं लगातार एक ही स्पीड से भाग रहा हूं, तो मैं शुरू के 10 सेकंड में जितना चलूंगा अगले 10 सेकंड में भी उतना ही चलूंगा। पर अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं,
मैं भाग रहा हूं 10 की स्पीड से, मेरा एक्सेलरेशन है मान लो कि 5, तो मेरी स्पीड अभी 10 है, 1 सेकंड बाद हो जाएगी 15, फिर हो जाएगी 20, फिर 25, फिर 30। तो शुरू के 4 सेकंड मेरी स्पीड कितनी है? 10 से 15, 20, 25, 30। लेकिन अगले 4 सेकंड में स्पीड क्या होगी? 35, 40, 45, 50। तो अगले 4 सेकंड में ज्यादा दूर भागूंगा मैं। तो जब कोई वस्तु एक्सेलरेट करती है तो शुरू के आधे समय में अगर t/2 सेकंड में जितनी दूरी चलेगा ये, अगले ही t/2 सेकंड में उतनी ही दूरी तय नहीं करेगा कि जो आप h/2 बता रहे हो, और शुरू के t/2 सेकंड में कम चलेगा, यानी कि इसकी जो ग्राउंड से दूरी बचेगी वो ज्यादा बचेगी। ग्राउंड से जमीन से दूरी पूछ रहा है, तो हमारे पास 3h/4 आंसर आएगा। अगर आप ये पूरा सोल्व नहीं भी करना चाहते तो लॉजिक से भी क्वेश्चन कर सकते थे, है ना, पर सोचना पड़ेगा भाई, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, पर दिमाग कौन लगाए, है ना। दिमाग लगाएंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। अरे आरी बात समझ में, ये सारी बातें बता रखी हैं तुम्हें। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण का क्वेश्चन था ये, कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करते समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेते हैं, वो जितनी हाइट गिरता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन। जब किसी वस्तु को हम ड्रॉप करेंगे तो नीचे की तरफ आएगी तो उसका एक्सेलरेशन हम +g लेंगे, और ऊपर फेंकेंगे तो उसका एक्सेलरेशन -g लेंगे। ये सारी बातें बता रखी हैं। तो t समय में h दूरी तय करा, वहां से एक इक्वेशन बन गई, और t/2 में कितना चला? h/4। पर वो h/4 ऊपर से दूरी आई तो जमीन से भी निकालेंगे तो पूरी h में से h/4 घटाए तो 3h/4 आ गया। अरे आई बात नहीं आई समझ में? पर शर्त यह है कि आपने सारी क्लास पढ़ रखी हो। यहां तक आया समझ में तो बताओ, फिर मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं। हमने कल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये कुछ क्वेश्चन करने बहुत जरूरी होते हैं बीच में, इससे आपको अपना लेवल चेक होता रहता है। समझ गए? चलो अब लिखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तो पोटेंशियल जो एनर्जी होती है किसी वस्तु की, अगर आप एक बार समझें कि काइनेटिक एनर्जी कल हमने पढ़ी क्लास में, तो काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों को भी समझ में आ जाएगी कि भाई अगर कोई वस्तु के पास गति है तो उसके पास गतिज ऊर्जा है, कोई वस्तु मोशन में है तो उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक शब्द ही होता है मोशन के लिए, गति के लिए। तो गतिज ऊर्जा के लिए गति में होना जरूरी है। तो वस्तु रुकी है, काइनेटिक एनर्जी 0, भाग रही है तो काइनेटिक एनर्जी है। जितना तेज भागेगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? अगर आपको कभी पता करना हो कि इस वस्तु के पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, तो उस आंखें बंद करके फील करना कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, अगर उस वस्तु को हम बिल्कुल फ्री कर दें, बिल्कुल खुले सांड की तरह छोड़ दें, किसी वस्तु को फ्री करते अगर वो भागने शुरू कर दे, पहले से नहीं भाग रही है, फ्री करते अगर कोई वस्तु भागने लगे, अगर पहले से भाग रही है तो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। अगर किसी वस्तु को बिल्कुल फ्री कर दें और फ्री करते हुए भागने लगे तो समझ जाना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है। देखो जैसे मेरे पास में एक मार्कर है ये, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी, आप कहेंगे सर ये रुका हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है। भाई काइनेटिक एनर्जी कब आएगी? जब भागेगा। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी है 0। मैं पूछूं इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है कि नहीं है, आप कहेंगे सर इसे बिल्कुल फ्री कर दो। जैसे आप फ्री करोगे भाग रहा है मार्कर, यानी कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे ही आप एक स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग खिंचा हुआ है, मैं पूछूंगा खिंचे स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, आपको सर बिल्कुल सब फ्री छोड़ दो, फ्री छोड़ते अंदर को भागेगा ये, यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। स्प्रिंग आपने दबा रखा है, जैसे आप खुला छोड़ोगे तुरंत वापस आ जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है।
यानी कोई भी वस्तु के पास पोटेंशियल एनर्जी है इसके बारे में आपको पता चलेगा अगर उसे फ्री छोड़ते वो भागना शुरू कर दे। यानी एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी उस वस्तु के पास होती है कि जो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होता है। तो जैसे आप उसे फ्री छोड़ते हो ना, तो उस फोर्स की वजह से वो तुरंत भागने लग जाती है। जैसे कोई वस्तु ग्राउंड पर रखी है, आप इसे ऊपर उठा रहे हैं तो ग्रेविटी इसे लगातार नीचे खींचना चाह रही है, पर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट, गुरुत्व के अधीन लगातार इसे उठा रहे आपने यहाँ पे रखा है। यानी इस वस्तु को इस पोजीशन में बने रहने के लिए, अगर इसे इस स्थिति में बना रहना है तो इसे कुछ वर्क कार्य करना पड़ेगा। वो कितना कार्य करना पड़ता है इसे, mgh। तो वही कार्य इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। आपने स्प्रिंग खींच रखा है, तो उस स्प्रिंग जब आपने खींचा है तो एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी वस्तु की शेप को उसी शेप में, जो उसकी ओरिजिनल शेप है उसमें रिस्टोर करना चाहता है, वापस उसी में लेके आना चाहता है। तो जैसे आप उसे फ्री कर दोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स वापस से वहीं के वहीं लेके आ जाएगा। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपने कुछ वर्क किया, वही कर वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। यानी जो वस्तु पोटेंशियल एनर्जी जिसके पास होती है वो किसी फोर्स के अंडर होती है वो, तो उस फोर्स के अगेंस्ट आपको कुछ कार्य करना है ताकि वस्तु अपनी उसी पोजीशन में बनी रहे, उसी कॉन्फ़िगरेशन में, जो भी खिंचाई स्प्रिंग है तो खिंचाई रहे, दबा है तो दबा ही रहे। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी वस्तु की पोजीशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, कि वस्तु जमीन से जितनी ज्यादा हाइट पे होगी तो उसे आपको उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा जमीन से ऊपर लेके जाने में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा। कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग खिंचाई की दबा है तो किसी वस्तु की कॉन्फ़िगरेशन या उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। स्पीड की वजह से जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक होगी, पर उस वस्तु की पोजीशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आएगी वो आएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो होती है ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की स्थिति या उसके विन्यास की वजह से अर्जित ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास से अर्जित ऊर्जा। तो वो ऊर्जा जो मोशन की वजह से होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन कोई वस्तु की पोजीशन, वो जमीन से कितनी ज्यादा हाइट पर है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है कि स्प्रिंग खिंचाए कि दबा है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। यानी जब भी कोई वस्तु के पास पोटेंशियल एनर्जी है, यानी वहां पे कोई ना कोई फोर्स जो है इन्वॉल्व है। तो ऐसे आप वस्तु को बिल्कुल फ्री छोड़ते हो तो उस फोर्स की वजह से वस्तु अपनी जहां पे थी बिल्कुल वैसी उसी पोजीशन में आने की कोशिश करने लगती है। जैसे आपने सुना होगा, अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हो, कि जो आइडियल गैस है, आदर्श गैस, आइडियल गैस का मतलब ये होता है कि हम आइडियल गैस उस गैस को मानते हैं कि जिस गैस के मोलिक्यूल्स का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, उस गैस के मोलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे पे कोई फोर्स, कोई बल नहीं लगाते। तो अगर वहां पे कोई फोर्स इन्वॉल्व ही नहीं है गैस के मोलिक्यूल्स के बीच में, तो उनके पास में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए वस्तु के ऊपर कोई ना कोई फोर्स इन्वॉल्व होगा जरूर। अगर किसी वस्तु के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती कभी भी। भाई मैंने कहा कि किसी वस्तु को फ्री छोड़ते ही अगर वो भागने लगे, तो फ्री छोड़ते क्यों भाग रही है वो, तो कोई फोर्स लग रहा है ना, वही तो फोर्स भगा रहा है उसे। भाई आपने यहाँ पे मार्कर था, जैसे मैंने फ्री छोड़ा मार्कर को, क्यों भाग रहा है नीचे, अर्थ खींच रही है, ऐसे ग्रेविटी खींच रही है, कोई स्प्रिंग खींचा हुआ है, छोड़ते क्यों भाग रहा है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो, उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं उसे हिंदी में, उस प्रत्यानयन बल की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्प्रिंग वापस आने लग रहा है। तो एक क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु की पोजीशन, उसकी शेप, उसके साइज, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो अर्जित ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें हम लिखेंगे पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसे लिखते हम यू से, और इसकी वैल्यू होती है mgh। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी वस्तु की हाइट की वजह से। तो कोई वस्तु जमीन से जितनी ज्यादा हाइट पर होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh के बराबर। ठीक, एक लिखेंगे हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग
स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, इसे बेटा हम लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक, ठीक। और एक्स का वाला पता है क्या, जैसे मान लो बेटा ये हमारा स्प्रिंग जो है इसकी नेचुरल लेंथ ही है। अब आपने इसे खींच दिया और खींच के आपने स्प्रिंग को ऐसे कर दिया, तो उसकी नेचुरल लेंथ से जितना एक्स्ट्रा आपने इसे खींचा या जितना एक्स्ट्रा आपने इसे दबाया वो ये है यहाँ पे एक्स है। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और इसकी आपको यूनिट याद रखनी है, आगे काम भी आएगी हमारे। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, ठीक। अगर कोई स्प्रिंग जो है अपनी बिल्कुल नेचुरल लेंथ पर है तो, और वो ग्राउंड पर रखा हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस समय मिनिमम है। जितना ज्यादा हाइट पर होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और खींच देंगे तो और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल जो एनर्जी होती है ना, इसके लिए एक रेफरेंस लाइन होती है। भाई जैसे मान लो मेरे हाथ में मार्कर है, इसकी मैं पोटेंशियल एनर्जी चेक करना चाह रहा हूं, तो और मैं इसकी हाइट नाप रहा हूं मेरे पैर के नीचे वाले फर्श से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट में इतनी लूंगा, 1-1.5 मीटर की। अगर मैं अभी मैं 7वें फ्लोर पे हूं, और कोई इसी मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ठीक जो नीचे ग्राउंड है हमारे यहाँ 7वें फ्लोर से नीचे बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे जो है, उससे पोटेंशियल एनर्जी नापेगा तो कुछ और है, 5वें फ्लोर वाला नापेगा तो कुछ और है। तो पोटेंशियल जो एनर्जी होती है उसकी एक रेफरेंस लाइन होती है जहां से मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह देते हैं कि मिनिमम या मैक्सिमम के हिसाब से कह देते हैं। तो जितना स्प्रिंग खिंचेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, जितना कम खिंचेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक। तो हमारे पास में अगर कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो mgh, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जैसे एक क्वेश्चन आप यहाँ पे बताएंगे पहले, तो इसका आंसर क्या होगा। रोहित बने भूषण विपिन नायडू रंजन प्रिंस कुछ आंसर आ रहे हैं। व्हाट इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड साइज। तो कौन सी एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक तो मोशन की वजह से होती है। ये तो खैर आसान क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉडी ऑफ मास 20 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर। If g is taken at 10 meter per second square, then the kinetic energy of the body just before striking the ground will be। ये कह रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि g का मान 10 मान लिया जाए तो जमीन पर टकराने से पहले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखो बेटा हमारे पास में तो बड़े ध्यान समझना इस कॉन्सेप्ट को, आसान है वैसे तो, खैर ये कुछ है नहीं इसमें, पर ध्यान देंगे। इसने कहा कि एक बॉडी है उसका मास है 20 किलोग्राम, और इसे ड्रॉप किया हमने एक हाइट से, 2 मीटर की हाइट से हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं।
तो कह रहा है कि जी के लिए 10 ले लो, तो जस्ट की काइनेटिक एनर्जी बतानी है जैसे वस्तु जस्ट टकराने वाली होगी, यहां पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखो, जब आपने इसे पकड़ा था यहां पे ऐसे, तो उस समय तो इस पत्थर की स्पीड 0 होगी। आपने इसे छोड़ा, इसकी स्पीड बढ़ रही है, 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 जैसे जस्ट टकराने वाला है, तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या होगी, क्योंकि जब इसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, आप सबने एक चीज पढ़ी होगी कि भाई ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही समाप्त कर सकते हैं। हाँ, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब मेरे हाथ में पत्थर यहां पर था, तो इसकी इस हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। जब इस पत्थर को छोड़ूंगा तो क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो लगातार इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, क्योंकि जमीन से हाइट कम हो रही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 2 मीटर ऊपर बहुत ज्यादा होगी, अब जमीन से हाइट कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, 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 यहाँ पे बिल्कुल 0 हो जाएगी। लेकिन जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। यानी क्या हो रहा है, जब ये पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। तो यहाँ पे जैसे पहुंचा तो इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि जब इस वस्तु को आपने छोड़ा था तो इस पॉइंट पर इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी, इस पॉइंट पर जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, वही टकराते समय काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो छोड़ते समय जो होती है स्थितिज ऊर्जा, याद रखना, टकराते समय वही गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो छोड़ते समय जो पोटेंशियल एनर्जी है वही टकराते समय काइनेटिक एनर्जी है। या ऊपर की तरफ फेंकोगे तो फेंकते समय तो कुछ स्पीड होगी, तो ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर इसकी स्पीड हो जाएगी 0। तो जब कोई वस्तु ऊपर की, सीधे ऊपर की तरफ फेंकेंगे, आप सीधे ऊपर फेंकेंगे कोई वस्तु को, तो क्या होगा, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, तो किस में बदल गई होगी, पोटेंशियल में। यानी कि फेंकते समय, छोड़ते समय जो पोटेंशियल है, टकराते समय वही काइनेटिक है, या ऊपर फेंकते समय जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है वही मैक्सिमम हाइट पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो यहाँ पर पोटेंशियल होती है वही यहाँ पर काइनेटिक होती है। तो कोई वस्तु नीचे की तरफ आएगी तो जहाँ पोटेंशियल है वो सारी सारी यहाँ काइनेटिक में बदल जाएगी। ऊपर फेंकते समय जो यहाँ काइनेटिक है वो सारी की सारी पोटेंशियल में बदल जाएगी। तो यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो इजिली। पोटेंशियल एनर्जी को निकालना आसान है। mgh, वस्तु कितनी है, 20 किलोग्राम की, जी वैल्यू कह रहा है 10 ले लो, हाइट है 2 मीटर की, तो 2 दूनी 4, 400 जूल हो गया। तो फेंकते समय अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 400 थी तो टकराते समय काइनेटिक भी 400 ही बनेगी। तो एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि जब किसी वस्तु को हम नीचे छोड़ते हैं या ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हर पॉइंट पर क्या चीज कांस्टेंट रहेगी। तो हर पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। एक एनर्जी जितनी घटती है उतनी दूसरी बढ़ती है, दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा, अकेली एक एनर्जी नहीं। भाई नीचे छोड़ते समय काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रही है, वो कहाँ कांस्टेंट है। नीचे आते समय पोटेंशियल लगातार घट रही है, वो कहाँ कांस्टेंट है। ऊपर फेंकते समय पोटेंशियल बढ़ रही है लेकिन काइनेटिक घट रही है, पर दोनों का सम कांस्टेंट है, एक जितनी घटेगी उतनी दूसरी बढ़ेगी। तो फेंकते समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 400 जूल, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट के हो गई 0, तो पोटेंशियल घट के 400 से हुई 0, तो पोटेंशियल 400 घटी तो काइनेटिक भी 400 बढ़ गई होगी। यहाँ काइनेटिक 0 थी, यहाँ बढ़ के कितनी हो चुकी है, 400। तो इतना ध्यान रखेंगे, छोड़ते समय जो पोटेंशियल, टकराते समय वही काइनेटिक। तो यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की काइनेटिक बराबर होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम और ऐड करेंगे पहले अपने नोट्स में कि when an object is thrown vertically upward or dropped downward, comma, at each point of motion, the sum of kinetic energy and potential energy, remains constant। हिंदी में लिखेंगे, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है या नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, या नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, या नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, तो हर बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है।
जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है या नीचे की तरफ छोड़ा जाता है तो हर बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। When an object is thrown vertically upward or dropped downward, then at each point of motion the sum of kinetic energy and potential energy remains constant। ठीक, तो उस लॉजिक के साथ हमने वाला क्वेश्चन कर लिया था। तो अब एक चीज और लिखेंगे यहाँ पे हम, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इसे आप लिख सकते हैं ई से। मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा भी आ जाती है और स्थितिज ऊर्जा भी। जैसे जब कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो भाग रहा है एरोप्लेन, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी, और साथ में जमीन से कुछ हाइट पे भी है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसे हम कह देंगे मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तो मैं यांत्रिक ऊर्जा की बात कर रहा हूं, यानी उस वस्तु के पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी भी हो सकती है, या खाली काइनेटिक भी हो सकती है। भाई मैकेनिकल में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों ही है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। मान लो कि मेरे पास में एक पत्थर है और रोड पे एक गाड़ी लगातार सड़क पर भाग रही है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट है। जब हम मैकेनिकल एनर्जी कह रहे होते हैं तो उसका मतलब यह है कि वस्तु के पास या तो काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल है या फिर दोनों है। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बच्चों को पढ़ाता हूं कि जो जनरेटर होता है, या उससे पहले आप बड़े और समझो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, तो मैं आपको बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर को आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी गई, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली मोटर को और मोटर घूम गई ड्रर। तो अगर वो मोटर पंखे में जुड़ी है तो पंखे को घुमा दिया उसने, तो पंखे के पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक। तो मैकेनिकल एनर्जी के तो पार्ट है वो, तो इसलिए बोल देते हैं कि मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। या आपने मोटर को करंट दी और मोटर मान लो कि किसी टुल्लू पंप वाला मोटर है, वो पानी को उसने ऊपर उठा दिया, उसने पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। यानी मोटर क्या करेगा, या तो काइनेटिक एनर्जी देगा या मैकेनिकल देगा, दोनों भी दे सकता है। ऐसे ही जनरेटर क्या करता है, जनरेटर को घुमाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी दी आपने और बिजली पैदा कर देगा। तो जनरेटर क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो मैकेनिकल एनर्जी जब हम कह रहे होते हैं तो उसके पास, वस्तु के पास काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल या फिर दोनों है। ठीक है, तो हमारे पास में एक बच्चा कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी के क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। देखो, एक हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि कोई वस्तु जब आप धरती से कुछ हाइट ऊपर लेके जाओगे तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप वस्तु को बिल्कुल फ्री छोड़ दोगे तो उसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी काम कर रही है तो वस्तु नीचे गिरने लगेगी। एक ऐसे हमारे पास में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। जैसे हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, अब एक चार्ज पार्टिकल को आप दूसरे चार्ज पार्टिकल के नजदीक लेके आ रहे हैं, तो कुछ वर्क, मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, आप इसके नजदीक लेके आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसे जबरदस्ती लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा इसके नजदीक लेके आने में। तो जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क इनके बीच में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। अगर आप इन्हें बिल्कुल फ्री छोड़ दें तो दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो दूर भागेंगे। तो जहां पे भी फोर्स इन्वॉल्व होते हैं वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसका नाम कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, कहीं पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, कहीं पर स्प्रिंग की एनर्जी हो सकती है। अलग अलग जगह उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जहां पर भी है वहां पर आपको कोई फोर्स इन्वॉल्व जरूर दिखेगा। अगर कोई फोर्स नहीं है, सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी दिखाई नहीं देगी। जैसे मैंने कहा कि आइडियल गैस जब हम पढ़ते हैं तो आइडियल गैस हम कहते हैं कि आइडियल गैस वो होती है जिनके दो मोलिक्यूल्स के बीच में, जिनके अणुओं के बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो, कोई फोर्स काम ना करे। तो इसलिए हम हमेशा आइडियल गैस के मोलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो मान लेते हैं, और क्या मानते हैं कि उनके पास केवल होती है काइनेटिक एनर्जी, जो कि उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कि मोलिक्यूल्स का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतने तेजी से वाइब्रेट करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, है ना। जैसे एक मोलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kBT। यहाँ पे kB का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
और टी का मतलब होता है टेम्परेचर, जो कि केल्विन में पुट करना होता है फॉर्मूले के अंदर। तो कोई मेरे पास एक मोलिक्यूल हो, तो उस मोलिक्यूल की जो आइडल गैस का अगर मोलिक्यूल है, आदर्श गैस का, तो उस मोलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होगी वो उसकी केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है 3/2 kBT। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई एक मोलिक्यूल की एनर्जी बताओ 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले सेल्स टेम्परेचर को केल्विन में बदलना पड़ेगा 273 जोड़ के, ठीक है। और फिर यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हम सभी को पता ही होती है, ये होता है 1.38 गुणा 10⁻23 होता है शायद ना, -23 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके कर देंगे सोल्व। एक मोलिक्यूल की एनर्जी 3/2 kBT। एक मोलिक्यूल की है, अगर एक मोल की पूछे तो एक मोल में मोलिक्यूल होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो एवोगैड्रो नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 N kB हो जाएगा, और ये N kB होता है R के बराबर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर एक मोल की एनर्जी पूछता है तो ये होती है किसी आइडल गैस के एक मोल की, और केवल एक मोलिक्यूल की, एक अणु की पूछता है तो ये होती है, अणु में के भी आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और मोल में आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अब याद आ रहा है कुछ ऐसा पढ़ा होगा आपने, अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो आइडियल गैस वगैरह, तो ये कुछ ऐसी चीजें पढ़ी होंगी, तो सब कुछ वही है ये, ठीक है। तो अभी से मैं हटा देता हूं। तो यानी कि आप क्या देख रहे थे यहाँ पे कि जब आप टोटल एनर्जी की बात कर रहे थे आइडियल गैस के मोलिक्यूल्स की, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर आने से क्या होगा, वो वाइब्रेट तेजी से करेंगे, ज्यादा एनर्जी होगी, और वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हम लेते ही नहीं है आइडियल गैस में, क्योंकि वहां पे फोर्स है ही नहीं, मोलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी में किसी फोर्स के अंडर होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट, तभी ऐसा होगा। जैसे स्प्रिंग खिंच रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर लेके जा रहे हैं और ग्रेविटी काम कर रही है, या चार्ज पार्टिकल के बीच में उनका अट्रैक्शन या रिपल्सन काम कर रहा है ना। तो हमेशा कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, तभी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। और किसी कुछ पूछना हो तो बताओ। और मैकेनिकल मैंने बता दिया कि दोनों का जोड़ जो होगा उससे बनेगी मैकेनिकल। एक क्वेश्चन अब आप ये करेंगे जाते जाते, श्री राम जानकी, केमिस्ट्री क्लास में हुआ, बढ़िया भाई, हो गया तो। इसमें लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। सूरज ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पूछा गया है इसने कि पोटेंशियल एनर्जी को किसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। कैन नहीं पूछ रहा, कैन नॉट पूछ रहा है। तो बेटा एनर्जी को हमने कहा था जूल्स की यूनिट होती है, और एक जूल होता है न्यूटन मीटर के बराबर, तो इन दोनों में तो एक्सप्रेस कर ही सकते हैं, और वाट इनटू सेकंड में भी कर सकते हैं। अब ध्यान दो, पावर का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं वर्क को नापू जूल में, टाइम को नापू सेकंड में, तो पावर की यूनिट क्या बनी थी बेटा, वाट, और यहां से एक जूल हम किसके बराबर निकाल सकते हैं, वाट इंटू सेकंड के। तो एक जूल एक न्यूटन मीटर के बराबर भी होता है, एक जूल वाट इंटू सेकंड के बराबर भी होता है। तो एनर्जी को आप जूल में भी नाप सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर में भी नाप सकते हैं, और वाट इंटू सेकंड में भी। ये बेटा न्यूटन सेकंड जो है ना, ये इंपल्स आवेग की यूनिट है, इसमें एनर्जी को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन। पोटेंशियल एनर्जी जो है भाई, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और हमने क्या लिखवाया था आपको कि एक जूल किसके बराबर होता है, एक न्यूटन मीटर के बराबर। तो ये दोनों तो ठीक है ही, इनमें तो कोई समस्या नहीं, तो एक्सप्रेस कर ही सकते हैं। और पावर वाले फॉर्मूले से पावर होता है कार्य बटे समय, तो वर्क को नापते हैं जूल में, तो जूल किसके बराबर हो जाएगा, वाट इंटू सेकंड के। तो एक जूल जैसे एक न्यूटन मीटर के बराबर है, ऐसे एक जूल वाट इंटू सेकंड के बराबर भी है। तो इन तीनों व्यक्त कर सकते हैं, और न्यूटन सेकंड मैंने आपको इंपल्स आवेग की यूनिट बता रखी है। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, सी ऑप्शन, किसमें हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाकी मिलेंगे हम कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।